अच्छा, अब हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होता क्या है? देखो, अभी तक क्या था, सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज थे, लेकिन अब सिस्टम में दो चार्ज नहीं होंगे, दो से ज़्यादा चार्ज होंगे। जब दो से ज़्यादा चार्ज होंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे। फिर जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, और फिर क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे सिंपल एडिशन नहीं कर सकते, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी ना। सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन, उसके बाद क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, और इसी वे को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। कि अगर किसी एक चार्ज पे फोर्स फाइंड आउट करना है ना, तो बाकी और जितने भी चार्जेस होंगे उनका जो फोर्स लगेगा दैट इज द वेक्टर सम। अब जो नेट फोर्स होगा दैट इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम का मीनिंग समझ लो कि पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड, देन डायरेक्शन, और फाइनली क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। जैसे देख लो, मान लो सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं, क्यू नॉट है, यहाँ पे क्यू वन है, क्यू टू है, क्यू थ्री है। ठीक है ना? तो अब क्यू नॉट पर अगर बात करें तो कौन कौन फोर्स लगाएगा? क्यू वन भी लगाएगा, क्यू टू भी लगाएगा, और कौन सा लगाएगा बेटा? क्यू थ्री भी लगाएगा। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है? क्यू नॉट पे फोर्स ड्यू टू एफ वन, देन एफ टू एंड एफ थ्री, और लास्ट में क्या निकालना है बेटा? मैग्नीट्यूड के बाद क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट। तो वही बोलेंगे कि जो क्यू नॉट पे फोर्स लगेगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्स। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन एफ नॉट इज इक्वल टू फोर्स ऑन एफ नॉट ड्यू टू चार्ज वन, फोर्स ऑन एफ नॉट ड्यू टू चार्ज टू, प्लस फोर्स ऑन एफ नॉट ड्यू टू चार्ज थ्री इन वेक्टर फॉर्म। क्यों वेक्टर फॉर्म में? क्योंकि अपने को नहीं पता है कि फोर्स का डायरेक्शन क्या है। तो डायरेक्शन नहीं पता है तो रिजल्टेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए जो नेट फोर्स होगा दैट इज द सम ऑफ वेक्टर फोर्स। क्लियर? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो वही बोल रहा हूँ कि आप पहले मैग्नीट्यूड निकालोगे, फिर क्या निकालेंगे? डायरेक्शन डिसाइड करेंगे, उसके बाद क्या निकालेंगे? रिजल्टेंट निकालेंगे। तो अब कुछ कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद करके रखना है, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो, पहला क्या है समझो, कि अगर दो फोर्स है, एक F1 दूसरा F2, कितने पे लग रहा है बेटा? थीटा। तो इसका जो रिजल्टेंट R आएगा, R, तो आपको R याद कर रखना है। R इज इक्वल टू होगा रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर वाइस F1 F2 कॉस थीटा। F1 और F2 थीटा पे लगे तो रिजल्टेंट R का ये होगा। इसके बीच का एंगल कितना है बेटा? थीटा। और रिजल्टेंट F1 के साथ कितना एंगल बना के जा रहा है? अल्फा। तो दूसरा फॉर्मूला tan अल्फा इज इक्वल टू F2 साइन थीटा बाई F1 प्लस F2 कॉस थीटा। तो दूसरा फॉर्मूला आपको ये याद करके रखना है। क्लियर? F2 साइन थीटा बाई कितना बेटा? F1 प्लस F2 कॉस थीटा। और ये क्या शो करेगा कि जो रिजल्टेंट है F1 के साथ कितना एंगल बना रहा है? अल्फा। उस अल्फा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? फिर कंडीशन बता रहा हूँ कि अगर मान लो कि कैलकुलेशन को सिंपल करना है, एकदम सिंपल, तो कंडीशन लिख लो, इफ F1 इज इक्वल टू F2, और इसको क्या मान लिया बेटा? F, मतलब दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। उस केस में जो नेट फोर्स होता है ना, नेट फोर्स होता है ट्वाइस F कॉस थीटा बाई 2। और फिर कंडीशन लगाओगे इफ थीटा इज इक्वल टू 60, तो जो F नेट आता है दैट इज रूट थ्री इंटू एफ, फिर थीटा इज इक्वल टू 90। अगर ये वैल्यू हम याद रखेंगे तो कैलकुलेशन वाले बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा। नेट फोर्स रूट टू इंटू एफ, अगर थीटा कितना गिवन है बेटा? 120, जो नेट फोर्स आएगा दैट इज द एफ। तो हमको याद रखना है कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए उस केस में रिजल्टेंट कितना होगा बेटा? ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2। और खासकर उसमें जो तीन केस हैं कि थीटा इज इक्वल टू 60 पे जो रिजल्टेंट होता है ना, रूट थ्री इंटू एफ, 90 पे कितना बेटा? रूट थ्री इंटू एफ, और 120 पे कितना? एफ। और यहाँ पे जो रिजल्टेंट है एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जो रिजल्टेंट एंगल कितना फॉर्म कर रहा था? अल्फा। अल्फा बाइसेक्ट करने का मतलब है कि F1 और F2 के बीच का जो एंगल थीटा है उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो अल्फा इज इक्वल टू कितना? थीटा बाई 2। बात समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। जब भी फोर्स फाइंड आउट करना होगा हम क्या करेंगे? पहला स्टेप मैग्नीट्यूड, दूसरा प्लस माइनस देख के डायरेक्शन डिसाइड करेंगे,
और थर्ड स्टेप में क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट। और तीनों को एक साथ बोलते हैं कि किसी चार्ज पार्टिकल पे जो नेट फोर्स लगता है दैट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस। क्लियर हुआ? ओके। अब हम एकदम जीरो लेवल से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो तो जो पहला क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, पहला फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज माइनस ऑफ ट्वाइस क्यू। देखो तो यहाँ पे मैंने चार्ज रखा है, मिड में रखा है माइनस ट्वाइस क्यू। इधर कितना है बेटा, 4Q, और इधर कितना है माइनस क्यू। ए बी सी, डिस्टेंस ये भी आ रहा है और ये भी डिस्टेंस आ रहा है। अच्छा जो है ना, जनरली जो बच्चों से गलती होता है वो डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए होता है। तो डायरेक्शन हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इस चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। देखो कैसे डिसाइड करोगे कि जैसे मान लो कोई एक चार्ज पे मुझे फोर्स देखना है, मान लो वो चार्ज है पॉजिटिव बेटा। अब इस पे इसके रेस्पेक्ट में अगर कोई चार्ज लेफ्ट साइड में ए और इस पे भी कैसा फोर्स है पॉजिटिव, तो ए बी को क्या करेगा, रिपेल करेगा। स्ट्रेट लाइन से लगाओगे तो अगर सेम नेचर ऑफ चार्ज है ना, सेम नेचर, तो जिस पे फोर्स निकालना है उसके रेस्पेक्ट में सेम नेचर वाला अगर लेफ्ट साइड है तो फोर्स लगेगा राइट साइड में। बी पे फोर्स निकालना है और एक चार्ज मैंने सी पे रखा है, बी पे पॉजिटिव है और सी पे भी क्या है बेटा पॉजिटिव। तो देखो जब भी सेम नेचर मिल जाए, बी पे पॉजिटिव, इस पे फोर्स देखना है किसके रेस्पेक्ट में, सी, सी पे किधर है बेटा राइट साइड, तो फोर्स अपोजिट लगता है। तो बी पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, लेफ्ट साइड में। तो सेम नेचर में याद करो, बी पे पॉजिटिव है, इसके सेम नेचर वाला अगर फोर्स तुम्हारे अकॉर्डिंग राइट साइड में है तो फोर्स लगेगा लेफ्ट साइड में। बी पे सेम नेचर का चार्ज अगर लेफ्ट साइड में है तो फोर्स किधर लगेगा, राइट साइड में। अपोजिट नेचर में टुवर्ड्स हो जाएगा, जैसे बी पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तुम्हारे अकॉर्डिंग लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स लगेगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तुम्हारे अकॉर्डिंग राइट साइड में नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स भी किधर लगेगा बेटा, टुवर्ड्स राइट साइड। तो ये याद करके रखना है। जैसे यहाँ पे देखो तो हमें किस पे फोर्स निकालना है, इस पे माइनस ट्वाइस क्यू पे, तो इसके रेस्पेक्ट में जो 4Q चार्ज है अपोजिट नेचर का है और किधर है बेटा लेफ्ट साइड में, तो अपोजिट नेचर में जिधर चार्ज होगा उधर ही फोर्स लगेगा, दैट इज द F1। लेकिन इसी माइनस ट्वाइस क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस क्यू किधर है, राइट साइड, सेम नेचर है ना, तो सेम नेचर में फोर्स क्या हो जाएगा, अपोजिट। तो माइनस ट्वाइस क्यू पे जो माइनस क्यू फोर्स लगाएगा, माइनस क्यू विथ रिस्पेक्ट टू माइनस ट्वाइस क्यू राइट साइड है ना, तो फोर्स किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड। बात क्लियर हुआ? तो अब देख लो F1 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो पहला स्टेप मैग्नीट्यूड निकालेंगे, F1 इज इक्वल टू के, F1 किसके बीच का फोर्स है, 4Q एंड माइनस नहीं यूज करोगे, माइनस मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं, 4Q इंटू ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई, तो कितना निकला 8KQ स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। F2 किसके बीच का फोर्स है बेटा, माइनस ट्वाइस क्यू और माइनस क्यू के, माइनस से हम सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, डिवाइड बाई आर स्क्वायर। वैल्यू कितना निकला 2KQ बाई आर स्क्वायर। अब देखो तो दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम। तो लिखोगे नेट फोर्स F नेट इज इक्वल टू कितना, F1 प्लस F2। दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, इसलिए प्लस कर दिया। तो प्लस करने से कितना आएगा, 8 + 2 10 ना, 10 KQ स्क्वायर बाई आर। तो बस एक बार डायरेक्शन अच्छे से डिसाइड कर लो, आराम से हो जाएगा। क्लियर? हाँ, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है देख लो, बोर्ड का क्वेश्चन है, बट यहाँ पे अच्छे से देखो किस पे फोर्स निकालना है। 3 चार्ज Q माइनस Q नॉट आर प्लेस्ड एज शोन इन द डायग्राम, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। हाँ, Q नॉट पे फोर्स निकाल, ये यहाँ पे इस पे 2 फोर्स लगेगा। पहले कौन लगाएगा, ये माइनस क्यू। देखो Q नॉट को माइनस क्यू क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, कितने फोर्स के साथ बेटा, F1। उसी तरह इस Q नॉट को ये Q क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पे सेम नेचर ऑफ चार्ज है। तो Q नॉट से पॉजिटिव चार्ज अगर राइट साइड है तो रिपल्सिव फोर्स किधर लगेगा बेटा, लेफ्ट साइड में, दैट इज द F2। अब हम कुछ नहीं, अब हम निकाल लेंगे F1। F1 क्या शो कर रहा है, फोर्स बिटवीन चार्ज माइनस Q एंड Q नॉट। तो क्या लिखोगे बेटा, के, माइनस नहीं यूज करेंगे, माइनस से डायरेक्शन डिसाइड करते हैं, Q नॉट डिवाइड बाई ए स्क्वायर। और F2 इज इक्वल टू के Q नॉट Q डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है,
अब इन दोनों का रिजल्टेंट कितने एंगल के साथ लगा, देखो तो इनके बीच का थीटा कितने के बराबर है, तो 90 दिखाओगे। थीटा इज इक्वल टू 90, तो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। अब कॉस 90 वाला टर्म्स कितना हो जाएगा, 0। क्या बचेगा बेटा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। देखो तो दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो इसको भी x मान लो और इसको भी x मान लो, तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना बेटा, √2 इंटू एक्स, √2 x कितना है, k क्यू नोट बाई। देखो तो कौन सा ऑप्शन फंसेगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी थोड़ा पहले मैंने बोल के गया था, देखो ना, इसके पहले मैंने आपको ये बताया था ना, ये देख लो, ये वाला कंसेप्ट मैंने पाया था कि दोनों फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और एंगल कितना हो जाए बेटा 90, रिजल्टेंट कितने के बराबर आएगा, √2 इंटू एफ। अगर ये वाला कंसेप्ट याद करोगे ना तो आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, इतना भी नहीं करना था क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो उसको डायरेक्ट टिक ही कर देना था कि दो फोर्स, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितना है बेटा 90, इसलिए रिजल्टेंट कितना होगा, √2 इंटू एफ के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। फिर नेक्स्ट, हाँ ये भी आपका बोर्ड का क्वेश्चन है, देखो तो बढ़िया क्वेश्चन है। फॉर ऑब्जेक्ट WXYZ सब पे चार्ज सेम है, डिस्टेंस कितने के बराबर है बेटा, D है, सब कुछ गिवन है। अब समझो पहले W जो है ना X पे फोर्स अप्लाई करता है कितने के बराबर, F, देन मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय W ऑन Z। तब वैल्यू क्या करना है, फाइंड आउट करना है। W जो X पे फोर्स अप्लाई करेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, पूरा D है, D/2। तो WX पे जो फोर्स अप्लाई करेगा F1 कर देता हूँ, ये सारे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, लिखा है ना, कितना आएगा बेटा, W का चार्ज Q, X का चार्ज भी Q, डिवाइड बाई डिस्टेंस D/2 का होल स्क्वायर, कितना निकला 4KQ² ये फोर्स लग रहा है, W किस पे लगा रहा है, X पे। अब आपको निकालना है कि W जो है ना, अब Z पे कितना फोर्स लगाएगा, ये फोर्स कितना होने वाला है, ये वाला। तो ये डिस्टेंस बेटा मैं मान लेता हूँ R, ये डिस्टेंस कितना बेटा D/2, ये डिस्टेंस कितने के बराबर D। तो देखो तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं हम लोग, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², h कितने के बराबर माना है R, तो क्या लिखेंगे बेटा R² इज इक्वल टू D/2 का स्क्वायर प्लस ds का स्क्वायर, कितना आ गया 5d²/4। तो अब डिस्टेंस तो निकल गया, W और Z में फोर्स निकालने के लिए पहले डिस्टेंस चाहिए था ना, वो डिस्टेंस कितना माना था R कितना निकला 5d²/4। फोर्स निकाल लो, F2 इज इक्वल टू K Q इंटू Q 4 से में, तो Q²/R², K Q²/R, R कितना गिवन है बेटा, देखो तो R² निकाल रखा है 5d²/4, तो कितना निकला बेटा 4/5 K Q²/D²। इधर आओ, 4K Q²/D², इसका वैल्यू कितना गिवन था बेटा, F गिवन था। अच्छा हाँ F गिवन था ना, ठीक है, तो F1 नहीं, इसको F मान लेते हैं। तो 4K Q²/D² कितना गिवन है F, पुट कर लो ये वाला टर्म्स, 4K Q²/D² कितना होगा F, और नीचे में कितने के बराबर आ जाएगा 5, तो आंसर कितने के बराबर हो जाएगा F/5। इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, ये वाला डिस्टेंस निकाल लेना था। क्लियर हुआ, चलो नेक्स्ट। हाँ अब आते हैं ट्राइंगल के ऊपर। अब देखो तो यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, अलग अलग है, और रिजल्टेंट फोर्स किस पे निकालना है, Q पे निकालना है, Q पे, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, देखो इस पे फोर्स निकालना है, ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा F1 के साथ, इस पे पॉजिटिव है और इस पे भी क्या है पॉजिटिव, तो 2Q Q को क्या करेगा बेटा रिपेल करेगा ऐसे, कितने के साथ F2। एंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60, लेकिन गलती बच्चा क्या करता है, देखो वेक्टर में जब भी एंगल निकालना होता है ना, दोनों वेक्टर का टेल एक साथ होना चाहिए। तो F1 नीचे आ रहा है और F2 ऊपर, ये टेल एक साथ हो गया, तो ये वाला एंगल चाहिए, दैट एंगल कितने के बराबर हो जाएगा 120। क्यों बेटा,
पूरा एंगल कितना होता है 180, 60 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा 120। तो देखो तो पहले निकालेंगे F1, फिर क्या निकालेंगे F2, और एंगल कितने के बराबर है 120, वैल्यू पुट कर लेंगे। तो F1 कितना होगा, F1 किसके बीच का फोर्स है, Q एंड 4Q। तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू के क्यू इंटू 4Q डिवाइड बाई डिस्टेंस L स्क्वायर। F2 किसके बीच का फोर्स है बेटा, इज इक्वल टू के क्यू एंड ट्वाइस क्यू के बीच है ना, Q इंटू ट्वाइस क्यू डिवाइड बाई L स्क्वायर। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर, इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो निकलेगा बेटा 4 के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर। तो दोनों फोर्स तो निकल ही गया, F1 भी निकल गया, F2 भी निकल गया। थीटा कितना बेटा 120, तो लिखो नेट फोर्स F इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा। क्लियर, फिर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 कॉस 120 होता है माइनस ऑफ 1/2, माइनस हाफ लिख लेना, माइनस 1/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा बेटा F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस F1 इंटू F2। अब हम F1 F2 का क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे। F1 कितना है 4 के क्यू स्क्वायर बाई L स्क्वायर, और ये वाला दोनों का वैल्यू ला के पुट करके सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर। जैसे ये भी एक क्वेश्चन देख लो, चार्ज गिवन है, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज Q। अच्छा एक कैपिटल Q, इस पे निकाल लेना है फोर्स अपने। अब सिस्टम में कितना चार्ज है 4, एक पे फोर्स लगाना है, तो कितने बच गए 3 चार्जेस फोर्स लगाएंगे। अब देखो स्मॉल Q कैपिटल Q को रिपेल करेगा F1 के साथ, ये F1 के साथ ही रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा, देखो तो स्मॉल क्यू दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का कैपिटल Q से डिस्टेंस भी क्या है बेटा सेम, इसलिए फोर्स भी क्या लगेगा सेम। लेकिन जो कैपिटल Q और कैपिटल Q को रिपेल करेगा वो ऐसे रिपेल करेगा, सेम फोर्स के साथ नहीं, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया और डिस्टेंस भी क्या हो गया चेंज हो गया, इसलिए फोर्स भी क्या हो जाएगा चेंज। तो टोटल इस क्यू पे कितने फोर्स लगेंगे 3, F1 और F2। तो पहले F1 निकालोगे, F1 इज इक्वल टू के स्मॉल क्यू कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। फिर F2 निकालेंगे, F2 इज इक्वल टू कितना बेटा के कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q बाई ये वाला डिस्टेंस, ये वाला, ये डायगनल है ना, तो डायगनल होता है बेटा √2 इंटू एल, तो ये आएगा √2 इंटू एल का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल स्क्वायर। ठीक है, फिर नेमिंग करोगे, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नेमिंग करना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्टेंट नहीं लिख पाएंगे। तो एक काम करता हूँ, इसको F1, इसको F2, इसको F1 हटा दो, इसको F3 कर देता हूँ। F3 इज इक्वल टू के, कितना लिखेंगे बेटा F3 कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L स्क्वायर। अब लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, कौन कौन सा बेटा F1 और F3, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स F1 एंड F3। क्यों निकाला F1 एंड F3, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और एंगल कितने के बराबर है 90। तो जो रिजल्टेंट F4 आएगा दैट इज √2 टाइम्स इंटू F1 या F3 लिखा के रखा है कॉपी में, देख लो √2। F1 कितना है बेटा के कैपिटल Q स्मॉल Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। और इसका रिजल्टेंट कहाँ से पास करेगा, रिजल्ट जब भी दो इक्वल फोर्स का मैग्नीट्यूड, जब भी दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए ना, तो रिजल्टेंट हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करके जाता है। इसके बीच का एंगल कितना है 90, इन दोनों का रिजल्टेंट F4 है ना, इसको एंगल को बाइसेक्ट करके ऐसे जाएगा F4। अब देखो तो F4 और F2 दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया सेम हो गया। अब लिखेंगे नेट फोर्स ऑन चार्ज Q कितने के बराबर होगा F5 इज इक्वल टू F2, और रिजल्टेंट F1 और F3 का क्या है F4, दोनों का डायरेक्शन हो गया सेम डायरेक्शन में, प्लस कर देते हैं, तो वैल्यू पुट कर दो। F2 कितना निकाल के रखा है के क्यू स्क्वायर बाई ट्वाइस एल स्क्वायर प्लस, और F4 कितना लिखा रखा है √2 कैपिटल Q स्मॉल Q बाई
एल स्क्वायर। क्या कॉमन निकलेगा? के कैपिटल क्यू बाई एल स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, यहाँ से क्या बचेगा क्यू, और यहाँ से क्या बचेगा √2 इंटू स्मॉल क्यू। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या कर रहे हैं ना, सबसे पहले हमको क्या फाइंड आउट करना है, मैग्नीट्यूड नहीं डायरेक्शन, देन मैग्नीट्यूड, और फाइनली क्या निकालना है, रिजल्टेंट। क्लियर हुआ? अच्छा देखो, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, वो बेस्ड है इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम। तो सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है तो एटलीस्ट सिस्टम में 3 चार्ज होना पड़ेगा। 2 चार्ज होने से सिस्टम कभी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि 2 चार्ज के बीच में या तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा या रिपल्सिव, तो कोई बैलेंस करने वाला नहीं है। तो सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो टोटल सिस्टम में कितने चार्ज चाहिए, टोटल 3 चार्ज चाहिए होता है। ठीक है, तो जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि जो थर्ड चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा। यहाँ पे 2 केस फॉर्म होंगे, 2 चार्ज दोनों का नेचर सेम है, तो उस केस में थर्ड चार्ज का पोजीशन क्या होगा। 2 चार्ज दोनों का नेचर अपोजिट है, उस केस में थर्ड चार्ज का पोजीशन और मैग्नीट्यूड क्या होगा। क्लियर? तो दोनों के ऊपर बेस्ट मैंने क्वेश्चन लिया है। तो पहला क्वेश्चन देख लो आप। क्वेश्चन क्या है बेटा, यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, 4Q, Q एंड Q। सबको कहाँ पे रखा है, स्ट्रेट लाइन 0, L/2 और L। तो हम डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे कि जो चार्ज है, पहला चार्ज है 4Q 0 पे रखा हुआ है, फिर कितना है बेटा Q L/2 पे, और जो स्मॉल q चार्ज है वो L पे रखा हुआ है। क्लियर? इसको आप चाहो तो ऐसे दिखा सकते हो, ये हो गया एक्स एक्सिस। पहला चार्ज ओरिजिन पे 4Q, Q कहाँ पे है L/2, और स्मॉल q कितने डिस्टेंस पे, L डिस्टेंस पे। पूछा क्या है कि व्हाट शुड बी द Q इन ऑर्डर टू मेक द नेट फोर्स ऑन चार्ज Q इज इक्वल टू 0। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए कि जो स्मॉल q पे नेट फोर्स कितने के बराबर हो जाए, 0। तो देखो ये जो स्मॉल q चार्ज है ना, इस पे 2 फोर्स लगेगा। पहला कौन लगाएगा, 4Q, और दूसरा कौन लगाएगा बेटा, Q लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए और डायरेक्शन क्या हो जाए, अपोजिट, तो नेट फोर्स कितने के बराबर, 0। तो देखो तो 4Q और Q दोनों का नेचर सेम है, इसलिए 4Q क्या करेगा, Q को रिपेल करेगा इधर, कितने फोर्स के साथ, F1। अब 4Q Q को रिपेल कर रहा है और नेट फोर्स 0 करना है, तो कैपिटल Q को स्मॉल q को क्या करना पड़ेगा, अट्रैक्ट, ऐसे करेगा। एक चीज तो क्लियर हो गया, स्मॉल q को अगर कैपिटल Q अट्रैक्ट कर रहा है तो स्मॉल q और कैपिटल Q एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट। मतलब स्मॉल q पॉजिटिव है तो कैपिटल Q को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव। तो एक चीज आपको पता चल गया कि जो कैपिटल Q है इसका नेचर क्या होगा बेटा, अपोजिट टू द स्मॉल q। क्लियर? अब स्मॉल q पे नेट फोर्स कितने के बराबर है, 0। तो एक कौन सा फोर्स लगा रहा है, 4Q कितने के बराबर, F1। कैपिटल Q कितना लगा रहा है, F2। तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम, डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तब नेट फोर्स कितने के बराबर, 0। तो क्या लिखेंगे बेटा, F1 इज इक्वल टू F2, और F1 कितने के बराबर होगा, K 4Q इंटू Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है L², L है L² हो जाएगा। F2 कौन सा फोर्स है, जो कैपिटल Q और स्मॉल q के बीच में, कितना, K कैपिटल Q स्मॉल q, और इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस बेटा कितने के बराबर होगा, L/2। स्क्वायर कर दो, देखो तो फिर स्मॉल q से स्मॉल q कैंसिल, k से k भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4Q/L² इज इक्वल टू कैपिटल Q L² और 2 के स्क्वायर ऊपर में आके 4, फिर L² से L² भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। 4 से 4 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो Q इज इक्वल टू कितना निकला, स्मॉल q। ये निकला मैग्नीट्यूड। बट मैंने क्या बोला था बेटा कि जो कैपिटल Q है स्मॉल q के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जो फाइनल आंसर लिखेंगे Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ Q। और यहाँ से आप नोट करके लिख सकते हो कि अगर 2 चार्ज जिसका नेचर सिमिलर है, उस केस में जो थर्ड चार्ज होगा, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए उसको बिटवीन द चार्जेस रखा जाता है, और जो थर्ड चार्ज का नेचर है बाकी 2 चार्जेस के क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे 4Q Q दोनों पॉजिटिव है, इस मीन्स कैपिटल Q को क्या होना पड़ेगा, निगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो तो 2 आइडेंटिकल पॉइंट चार्ज दोनों कितने डिस्टेंस पे रखे हैं, 2 मीटर।
और पूछा गया है ए थर्ड चार्ज क्यू ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एंड साइन इज टू प्लेस ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस सच दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम। तो मैं लिख देता हूँ, लोड करके लिख लो। और लाइक चार्जेस के लिए जो थर्ड चार्ज होगा टू कीप द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, वो हमेशा बिटवीन द चार्जेस होगा। ये चीज़ याद रखना है। तो एक चार्ज कितना है क्यू, दूसरा भी क्यू है, और दोनों का बीच का डिस्टेंस है 2 मीटर। और आपको क्या पूछा है, अगर इस चार्ज को, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो कैपिटल क्यू का पोजीशन और नेचर क्या होगा। तो फिर बोल रहा हूँ कि जब भी दो चार्ज दोनों का नेचर सेम है, तो अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो थर्ड चार्ज लेके आना पड़ेगा। जो थर्ड चार्ज होगा दोनों चार्ज के बीच में होगा, और नेचर क्या होगा, ऑपोजिट। तो जो थर्ड चार्ज क्यू है, इसको लाके हम यहाँ पे रखेंगे बीच में। क्यू से कितने डिस्टेंस पे, दैट इज द एक्स। ये डिस्टेंस कितने के बराबर होगा बेटा, ट्वाइस माइनस एक्स। अब इस पे नेट फोर्स कितने के बराबर, 0। ये स्मॉल क्यू इस पे फोर्स लगाएगा राइट साइड, ये जो क्यू है इस पे फोर्स लगाएगा लेफ्ट साइड। इस पे नेट फोर्स कितना करना है, 0। तो 0 कब करेंगे, जब F1 और F2 दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, सेम। तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F2। F1 कितना होगा बेटा, ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू एक्स स्क्वायर। F2 कितना होगा, ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर देखो तो कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। फिर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, तो ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा, 2। तो एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर। मतलब अगर सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो क्यू और क्यू डिस्टेंस कितना था बेटा, ट्वाइस मीटर। और जो कैपिटल क्यू रखा था कितने डिस्टेंस पे रखा था, एक्स पे, तो एक्स का वैल्यू कितना आया, 1 मीटर। तो मतलब जो क्यू है, कैपिटल क्यू है, उसको कितने डिस्टेंस पे रखेंगे, 1 मीटर पे रखेंगे। अब नेचर, फिर बोला हूँ कि जो भी लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस अगर पॉजिटिव है ना, तो जो थर्ड चार्ज है वो अपोजिट नेचर का होगा। यानी जो कैपिटल क्यू होगा स्मॉल क्यू के क्या होगा, अपोजिट होगा। तो अगर कैपिटल क्यू पॉजिटिव है, सॉरी स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, तो कैपिटल क्यू को क्या होना पड़ेगा, दैट इज द नेगेटिव। तो नेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा। यही पूछा था। साइन निकालना है और मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना है। तो देखो क्या क्या चीज़ें निकाल दिया। एक तो मैंने चार्ज का डिस्टेंस निकाल दिया, दूसरा नेचर। अब क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सिस्टम पे नेट फोर्स कितने के बराबर होगा, 0। तो पहले मैंने कैपिटल क्यू पे नेट फोर्स 0 किया, तो यहाँ से क्या निकल गया, डिस्टेंस। अब क्या करेंगे, किसी एक दूसरे चार्ज पे स्मॉल क्यू पे नेट फोर्स कितने के बराबर कर देंगे, 0। तो अब ऐसे कर लो आप। अब क्या निकालना है, जो कैपिटल क्यू चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब देखो पहले क्यू चार्ज गिवन था, कैपिटल क्यू एग्जैक्ट कहाँ पे रखना था बेटा, बीच में। अब जो है कैपिटल क्यू पे नहीं, उसके अलावा किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स कितने के बराबर, 0, क्योंकि सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में। तो ये स्मॉल क्यू को रिपेल करेगा F1 के साथ। तो कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू को क्या करेगा बेटा, अट्रैक्ट F2 के साथ। अगर इस पे नेट फोर्स 0 है, दैट मीन्स F1 और F2 दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम। तो क्या लिखेंगे, F1 इज इक्वल टू F2। F1 क्या होगा बेटा, के क्यू इंटू क्यू, और डिस्टेंस गिवन है 2 मीटर, 2 का स्क्वायर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और ये डिस्टेंस कितना था बेटा, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर। देखो तो के से के कैंसिल, स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू भी क्या हो गया, कैंसिल। स्मॉल स्क्वायर कर लो, कितना, दैट इज द 4Q। क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई। लेकिन ये मैग्नीट्यूड निकला है। और फिर मैंने क्या बोला था कि जब भी दो लाइक चार्ज हो ना, उस केस में जो थर्ड चार्ज होगा उसका नेचर अपोजिट होगा। तो स्मॉल क्यू पॉजिटिव है, तो कैपिटल क्यू क्या होगा, निगेटिव। तो फाइनल आंसर होगा कैपिटल क्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल क्यू डिवाइड बाई 4 के इक्वल। बात क्लियर। तो देखो क्या क्या निकल गया इसमें पहले मैंने थर्ड चार्ज मतलब कैपिटल क्यू का पोजीशन निकाल लिया, दूसरा नेचर, और थर्ड क्या निकाल दिया बेटा, मैग्नीट्यूड। बात क्लियर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, यहाँ पे जो मैंने चार्ज लेके रखा है सेम नेचर का नहीं है एक पॉजिटिव है और दूसरा क्या है बेटा, निगेटिव है। अब इस चार्ज को अगर इक्विलिब्रियम में लेके आना है तो थर्ड चार्ज लेके आएंगे।
वो बिटवीन द चार्जेस नहीं होगा। बिटवीन द चार्जेस कब होता है? जब दो चार्ज का नेचर क्या होता है? सेम। तो उस केस में सिस्टम को इक्विलिब्रियम में करने के लिए थर्ड चार्ज को बिटवीन द चार्ज रखते हैं। लेकिन अगर सिस्टम में एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा क्या है बेटा? निगेटिव, उस केस में जो थर्ड चार्ज आएगा बिटवीन द चार्जेस नहीं आता है, किधर आता है? आउटसाइड द चार्जेस। अब आउटसाइड में दो केस हो सकता है, राइट साइड भी हो सकता है और क्या हो सकता है बेटा? लेफ्ट साइड भी हो सकता है। अब किधर होगा? तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा है निगेटिव, तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा थर्ड चार्ज उसके पास में रखेंगे। फिर से रिपीट करता हूँ, जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा उसके पास में रखेंगे। अब देखो आप क्वेश्चन समझो, यहाँ पे दो चार्ज गिवन है, क्यू एंड माइनस 3Q, ये क्यू एंड माइनस ऑफ 3Q, और इसके बीच का डिस्टेंस D है। अब आपसे क्या पूछा है कि अगर इसको इक्विलिब्रियम में रखना है तो जो थर्ड चार्ज है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज ट्वाइस Q बी प्लेस सो दैट इट एक्सपीरियंस नो एनी फोर्स। तो इस केस में ट्वाइस Q को कभी भी बिटवीन द चार्जेस नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे वो भी बता देता हूँ। मान लो थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे रख दिया ट्वाइस Q, स्मॉल Q ट्वाइस Q को रिपेल करेगा राइट साइड में, और जो माइनस 3Q है ट्वाइस Q को अट्रैक्ट करेगा राइट साइड में। दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया? सेम। तो सेम डायरेक्शन में नेट फोर्स कभी भी जीरो नहीं होगा। बात आया समझ में? तो जब भी सिस्टम में दो चार्ज है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, तो उस केस में सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो थर्ड चार्ज को कभी भी बिटवीन द चार्जेस नहीं रखेंगे। किधर रखेंगे? आउटसाइड। अब आउटसाइड में भी किधर रखेंगे? उस चार्ज के पास रखेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा। अब देख लो यहाँ पे, ये है Q माइनस 3Q डिस्टेंस D। अब आउटसाइड में या तो लेफ्ट साइड आएगा या फिर किधर जाएगा? राइट साइड। अब देखो तो किसका मैग्नीट्यूड कम है? Q, इसके पास में रखेंगे तो यहाँ पे ला के रखना पड़ेगा। बात क्लियर हुआ? कितना डिस्टेंस पे? तो स्मॉल Q से कितना डिस्टेंस पे? X डिस्टेंस पे। अब इस पे दो फोर्स लगेगा, स्मॉल Q ट्वाइस Q को रिपेल करेगा लेफ्ट साइड में, और इसी ट्वाइस Q को माइनस 3Q क्या करेगा बेटा? अट्रैक्ट राइट साइड में। अगर इस पे नेट फोर्स जीरो है दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू कितना बेटा? F2। F1 कौन फोर्स लगा रहा है? स्मॉल Q। तो क्या लिखेंगे? कि स्मॉल Q इंटू ट्वाइस Q डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। और F2 कौन सा फोर्स है? जो 3Q किसके ऊपर लगा रहा है? ट्वाइस Q पे। ये ट्वाइस Q इंटू 3Q डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगा बेटा? D प्लस एक्स स्क्वायर। क्या चीज़ें कैंसिल हो जाएगा? ए से ए कैंसिल, Q Q Q Q भी क्या होगा? कैंसिल, 2 से 2 भी क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहाँ से बचेगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इधर से क्या बचेगा बेटा? 3 बाई D प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर आप ऐसे लिख सकते हो इसको, D प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फिर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ रूट हो जाएगा, तो D प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू √3। फिर इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं, D बाई एक्स प्लस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बेटा? √3। फिर देखो तो कितना निकला? D बाई एक्स, एक्स बाई एक्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगा? D बाई एक्स इज इक्वल टू √3 माइनस 1, और किसका वैल्यू निकालना है बेटा? x का। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना? D बाई √3 माइनस ऑफ 1। ये आंसर हो गया। बात आया समझ में? ठीक है, अब आएंगे कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ये टॉपिक थोड़ा कंसेप्चुअल है। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, अभी तक हम लोग ने सिर्फ क्या निकाला था? मैग्नीट्यूड निकाला था। तो मैग्नीट्यूड कितने के बराबर था? K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैग्नीट्यूड भी होगा और साथ में क्या होने वाला है? डायरेक्शन होने वाला है। तो इसको मैं दो केस में डिवाइड करता हूँ। केस वन क्या है बेटा? दो चार्ज है, Q1 और दूसरा है Q2, और इसके बीच का डिस्टेंस है R। अपने को पहले से पता है कि Q1 Q2 में जो भी फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितने के बराबर है? R। तो जो भी फोर्स लगेगा चाहे वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव, किसके अलोंग लगेगा? अलोंग R लगेगा। बात समझ में आ रहा है? Q1 Q2 में जो भी फोर्स लगता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस ऐसे लगेगा, इसी के अलोंग लगेगा, और इसी को मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है? R से। तो जो भी फोर्स का डायरेक्शन होगा किसके डायरेक्शन में होगा? R के डायरेक्शन में। बात क्लियर? तो हम लोग क्या लिखेंगे? फोर्स F इज इक्वल टू, दो चीज़ होगा बेटा, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैप से लिखते हैं,
जैसे एक और चीज़ इधर लिख देता हूँ, जैसे मान लो कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर के पास दो चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितने के बराबर, ए, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक कैप से। उसी तरह फोर्स के पास दो चीज़ में होगा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पहले से निकाल के रखें, ए Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में आर है उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा बेटा, फोर्स। तो हम लोग क्या लिखेंगे, आर कैप, ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर। दूसरा कौन सा फॉर्मूला होगा, एक और फॉर्मूला है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। देखो तो यहाँ से एक कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। तो हम आर कैप को क्या लिखेंगे, वेक्टर आर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड। क्लियर। क्या फॉर्मूला निकला, के Q1 Q2, नीचे में क्या आ गया, आर क्यूब, और ये हो गया। तो दोनों यूज करेंगे। कैप के टर्म्स में क्या याद रखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, आर कैप, और वेक्टर आर के टर्म्स में क्या याद रखेंगे, के Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू वेक्टर आर। बात क्लियर। ओके। अब आता है केस टू। केस टू आपको अच्छे से याद रखना है, बोर्ड में बार बार पूछा गया है। तो केस टू क्या है, देखो केस टू है, अब पोजीशन गिवन है, पोजीशन, ये एक चार्ज यहाँ पे है Q1 Q2। अब पोजीशन का मतलब होता है हमेशा हम उसको विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन देखते हैं। तो जो चार्ज Q1 है उसका पोजीशन कितना है, R1। जो चार्ज Q2 है इसका पोजीशन कितने के बराबर है बेटा, R। और Q1 और Q2 इसके बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, सॉरी, Q2 का पोजीशन है R2, Q1 और Q2 का बीच का डिस्टेंस कितने के बराबर है, R। अब थोड़े देर के लिए मान के चलते हैं Q1 और Q2 दोनों पॉजिटिव है। Q1 Q2 को रिपेल करेगा ऐसे, इसको क्या दिखाएंगे, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। उसी तरह Q2 Q1 को भी क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। बात क्लियर हुआ। तो अब एक चीज तो क्लियर है कि फोर्स ऑन 1 ड्यू टू चार्ज 2 या फिर फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। तो अब हम निकालेंगे F12, इसका वैल्यू क्या होगा। इसके पास दो चीज़ होगा, एक होगा मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या होगा बेटा, डायरेक्शन। फिर डायरेक्शन में क्या लिखाया था केस वन में, कि जिस डायरेक्शन में आर होगा उसी डायरेक्शन में क्या होने वाला है बेटा, फोर्स होने वाला है। तो जैसे देखो तो हमको निकालना है F12, इसी डायरेक्शन में क्या आने वाला है बेटा, आर। बात आ रही है समझ में, मतलब आर और फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा। तो अगर ये फोर्स का डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा, आर आएगा। क्लियर। तो अब हम क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा वेक्टर आर। अब ये वेक्टर आर कितने के बराबर होगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब भी दो वेक्टर का एडिशन करते हैं एक का टेल दूसरे के कहाँ पे होता है, हेड पे, और उन दोनों का सम जो होता है वो रिवर्स ऑर्डर में होता है। तो देखो तो किसका टेल किसके हेड पे है, तो ये देखो R2 के हेड पे R का क्या है बेटा, टेल। तो इन दोनों का जो सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, R1, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन R2 प्लस R इज इक्वल टू R1, और यहाँ से हमको निकल गया बेटा वेक्टर R निकल गया, कितने के बराबर, R1 माइनस R2। बस हो गया। अब इसी को लाके यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे, ये क्या निकला, अच्छा यहाँ वेक्टर लगा देना बेटा, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, ओहो सॉरी आर स्क्वायर नहीं होता यहाँ पे, आर क्यूब होता है। तो क्या निकला, वेक्टर आर कितने के बराबर निकला, R1 माइनस R2, और नीचे में आर क्यूब है, आर मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे, R1 माइनस R2 का मॉड मतलब होता है बेटा मैग्नीट्यूड, और इसका पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। बस यही करना रहता है। बात आया समझ में। अब याद कैसे रखेंगे, इधर देखो पहले यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे क्या रहा है R1, फिर क्या है बेटा 2। तो याद रखना है कि 1 2 का मतलब है R1 माइनस R2, और उसी तरह का निकालना रहा है ये वाला F21। तो देखो तो पहले क्या आ रहा है, 2 आ रहा है ना, तो कैसे लिखेंगे इसको, के
Q1 Q2 R2 माइनस ऑफ R1। बस ये याद करने का तरीका है कि पहले यहाँ पे 1 आ रहा है, बाद में क्या आ रहा है 2, तो R की जगह कितना लिखेंगे R1 माइनस R2। और यहाँ पे देखो पहले 2 फिर क्या आ रहा है 1, तो क्या लिखेंगे R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 का मोड टू द पावर कितने के बराबर हो जाएगा 3 के। क्लियर, बात आया समझ में? तो बस यही याद करके रखना है कि अगर 1 और 2 पहले आता है, पहले 1 देन 2, तो यहाँ पे आएगा R1 माइनस R2, तो R इज इक्वल टू R1 माइनस R2। और यहाँ पे 2 1, तो R इज इक्वल टू कितना R2 माइनस ऑफ R1। बात क्लियर है? ओके, अब आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पे। तो देखो, तो जो पहला क्वेश्चन मैंने अच्छा हाँ, एक चीज़ और नोट करके लिख लो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, यहीं पे गलती होता है बच्चों से। अभी तक मैग्नीट्यूड के केस में F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर के केस में Q1 Q2 को हमेशा पॉजिटिव पुट करते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते थे। लेकिन वेक्टर में जो चीज़ है ना, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी चाहिए होता है। तो इस केस में क्या है, नोट करके लिख लो, पुट Q1 एंड Q2 विथ प्रॉपर साइन। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। Q1 अगर पॉजिटिव है तो उसको प्लस के साथ पुट करेंगे, Q1 अगर नेगेटिव है तो विथ माइनस के साथ पुट करेंगे वेक्टर फॉर्म में। अगर मैग्नीट्यूड सिंपल निकालना है तब नेगेटिव पॉजिटिव में ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन उसी को किसके फॉर्म में फाइंड आउट करना है बेटा, वेक्टर फॉर्म में। देन Q1 Q2 को विथ प्रॉपर साइन के साथ क्या करना होगा, पुट करना होगा। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। बना दो हाइड्रोजन एटम। ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस में हमेशा एक प्रोटॉन रहता है। सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। ठीक है बेटा, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, माइनस से दिखा दिया है, और न्यूक्लियस में जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में क्या रहता है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन नेचर क्या होगा, अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज आएगा बेटा, निगेटिव, और प्रोटॉन पे कैसा होने वाला है, पॉजिटिव। अब क्या पूछा है इसमें, द कूलम्ब फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। देखो जितने भी ऑप्शन है ना सारे वेक्टर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर आर कैप। पहले हम यूनिट वेक्टर के फॉर्म में निकाल लेते हैं, फिर वेक्टर के फॉर्म में आएंगे। के Q1 प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निगेटिव, आर स्क्वायर आर कैप। क्या निकला बेटा, माइनस के की स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आर कैप। अब आते हैं वेक्टर के फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में हम लोग क्या लिखते हैं, के Q1 Q2 बाई नीचे में आर क्यूब, यहाँ पे आता है वेक्टर आर। फिर वैल्यू पुट करेंगे, के प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, नीचे में आर क्यूब, वेक्टर आर इज इक्वल टू कितना बेटा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई आर क्यूब, और यहाँ पे आ गया वेक्टर आर। अब ऑप्शन मिला लो, कौन ऑप्शन मिल रहा है। जैसे देखो तो ये देखो तो कैप के टर्म्स में दो ऑप्शन है। कैप के टर्म्स में माइनस, देखो ये नहीं होगा, यहाँ पे माइनस नहीं, माइनस होने से तो फिर हो जाता, तो ये वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया। क्यूब तो नीचे में कैप में आता नहीं, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल। अब वेक्टर आर में आ जाओ। वेक्टर आर के में नीचे में आर क्यूब आना चाहिए, तो वेक्टर आर में दो टर्म्स है, दोनों में नीचे में आर क्यूब है, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है बेटा, माइनस। तो माइनस में कौन सा ऑप्शन फंसेगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। बताया समझ में? तो हमने दोनों के टर्म्स में निकाल लिया, यूनिट वेक्टर और वेक्टर के टर्म्स में, फिर ऑप्शन के साथ मैच कर लेंगे। क्लियर? हाँ, ये भी क्वेश्चन बोर्ड का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो तो बेटा बढ़िया क्वेश्चन है। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इन वेक्टर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म में निकालना है, किस पे फोर्स निकालना है, चार्ज ऑन Q1 कहाँ पे रखा है, y एक्सिस पे, कितना डिस्टेंस पे, a। किसकी वजह से निकालना है, Q2 कहाँ पे रखा है, x एक्सिस, डिस्टेंस कितने के बराबर है, b। तो हमें निकालना है बेटा F1, फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज Q1। हाँ, कौन से फॉर्म में निकालना है, वेक्टर फॉर्म में। अब मेरी बात समझो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको सिंपल आर निकाल लेना। अगर एक बार आर निकाल लिया तो काम खत्म। तो देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यहाँ पे 1 है और देन 2 है, तो हमारा मतलब है कि जो आर होगा दैट इज इक्वल टू R1 माइनस R2। क्लियर? अब आर मतलब होता है पोजीशन। पोजीशन में 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स वाई और जेड। R1 किसका पोजीशन होता है, चार्ज Q1 का। देखो तो कहाँ पे रखा है, along द y एक्सिस, कितने डिस्टेंस पे, a। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको, a
जे कैप क्यों? क्योंकि अलॉन्ग द वाई एक्सिस रखा है, माइनस ऑफ आर टू, क्यू टू का पोजीशन है, कहाँ पे रखा है? एक्स एक्सिस पे, कितना डिस्टेंस पे? बी, तो क्या लिखेंगे? बी आई हो तो गया। तो आर का मतलब यहाँ पे क्या है बेटा? आर वन माइनस आर टू। अब इसका निकालेंगे मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड होता है बेटा रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। तो आई का कोफिशिएंट है माइनस बी का स्क्वायर प्लस जे का है ए स्क्वायर, तो कितना निकला? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया। अब लाके अब चीज़ों को पुट कर दो। हमें निकालना था F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, नीचे में यहाँ पे लिख लेंगे पहले R1 माइनस R2 और नीचे में R1 माइनस R2 का मॉड टू द पावर कितना बेटा? 3 इज इक्वल टू के Q1 Q2। देखो तो ये क्या निकाल के रखा है? R1 माइनस R2 को मैंने बोला था हम लोग R मान के चलते हैं, कितने के बराबर बेटा? ए जे कैप माइनस बी आई कैप, और नीचे में R1 माइनस R2 का मॉड का मतलब है R, और R कितना निकाला है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर कितना बेटा? 3। हो गया। या फिर थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो आप ऐसे लिख सकते हो ए Q1 Q2 ए जे कैप माइनस बी आई कैप, रूट का पावर, रूट का मतलब कितना होता है? 1/2 ना। तो जब 1/2 लिखोगे तो क्या निकलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/2 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा बेटा? 3/2 हो जाएगा। आया बात समझ में? तो इसमें कंसेप्ट क्या है कि हमें फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? बस ये आर फाइंड आउट कर लेना है। और आर कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर यहाँ पे 1 2 निकालना है तो आर का मतलब है R1 माइनस R2। जैसे 2 1 निकालना होता तो आर कितना पुट करेंगे? R2 माइनस ऑफ R1। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, आप दो चार्ज गिवन है Q1 एंड Q2, उसका पोजीशन भी गिवन है बेटा। पोजीशन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में गिवन है, क्या निकालना है? फाइंड आउट फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, ये निकालना है। फोर्स ऑन, ऐसे इधर कर देता हूँ, फोर्स ये निकालना है। बात क्लियर? तो सबसे पहले मैंने बोला हम आर निकालेंगे। आर का मतलब है बेटा, देखो 2 1 है ना, तो लिखेंगे R2 माइनस ऑफ R1। अब इसको कोऑर्डिनेट्स में आप लिख सकते हो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसलिए हमने इसको कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में पुट कर दिया। x2 देखो तो 3, x1 कितना है बेटा? 1, तो लिखेंगे 3 माइनस 1 आई कैप प्लस y2 5 y1 3 5 माइनस 3 जे कैप। उसी तरह जेड भी गिवन है 1 माइनस 2 के कैप। क्या निकला बेटा यहाँ से? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और ये आ गया माइनस ऑफ के कैप। तो आर निकल गया। अब हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के स्क्वायर। 2 स्क्वायर 4 4 9, 9 का रूट कितना आ गया बेटा? 3। तो देखो सब कुछ निकल गया, आर भी निकल गया और साथ में उसका क्या निकल गया? मैग्नीट्यूड। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे। तो क्या निकालना है हम लोग को? F21 इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई, इधर इधर पहले R2 माइनस R1 और नीचे में R2 माइनस R1 का मॉड टू द पावर 3। वैल्यू पुट कर लेते हैं। के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 कितना गिवन है बेटा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। Q2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। R2 माइनस R1 ये निकाल के रखा है। कितना निकाल के रखा है? 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप बाई, नीचे में क्या है? R2 माइनस R1 का मॉड का मतलब है R कितना निकाल के रखा है? 3, और इस पे पावर भी कितना लगा देंगे बेटा? 3 लगा देंगे। क्लियर? चलो अब देखो 9 इंटू 3 27, 3 टू द पावर 3 भी कितना होता है? 27 कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे? 5, ये माइनस 12 है, और ये 10 टू द पावर कितना आएगा? माइनस 3। यहाँ पे आ गया बेटा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के। ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ? तो कंसेप्ट एकदम सिंपल सा है। सबसे पहले आपको आर निकाल लेना है। R1 माइनस R2 भी होगा और R2 माइनस R1, डेट डिपेंड्स ऑन
F12 निकालना है या फिर क्या निकालना है, F21 निकालना है। क्लियर हुआ? ओके।